हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं BFHS स्टाफ नर्स की तैयारी। सो यहाँ इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे BFHS ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ। एनक्लेक्स बेस्ड, इंटेलेक्चुअल बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड ही क्वेश्चन कराती हूँ। ऑलरेडी हम 309 क्वेश्चंस कर चुके हैं और प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है BFHS के वो भी सॉल्व कराए हैं। तो मेरी वीडियोस आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल हैं आप लोगों के लिए। सो अपनी तैयारी फुल ऑन रखिए। अगर आपको टाइम मिल रहा है, अभी पेपर नहीं आ रहा है, तो अपनी तैयारी फुल ऑन रखिए ताकि आप अपना 101% दे पाए पेपर में और अपनी जो इस बार रैंक है प्रॉपरली ले पाए। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, अगर किसी को ऐसे ही क्वेश्चंस के PDF चाहिए तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं। आंसर विद रैशनल मिलेंगे आपको इन ओनली 199 रुपीज़। और अगर किसी को गोल्डन की पॉइंटर्स चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स के रिपीटेड की पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, वो ही ओनली 99 रुपीज़ में है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। और अगर आप इन दोनों को साथ में लेते हैं तो आपको ऑफर में 249 रुपीज़ के पड़ेंगे, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो BFHS में आते हैं, जिनमें से रिपीटेडली 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं एक टॉपिक में से, उनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे इजी लैंग्वेज में। सो आप मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन 249। आपको कमेंट करना है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, वहाँ पे आके आप सीधा मेरे से बाय कर सकते हैं। और इनको फ़ोटो स्टेट करवा लीजिए, फॉरवर्ड कर लीजिए, बिकॉज आने वाले 600 पोस्ट में वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाले हैं आपके लिए और इस पेपर में भी। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, क्लाइंट इज आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजिंग इन intrauterine devices. Which of the following question asked by the nurse would provide pertinent information and whether or not a client is a candidate for an IUD? So एक client मांग रहा है information किस चीज़ की, intrauterine devices यूज़ करने की। सो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो नर्स आस्क करेगी ताकि उसे पता चल जाए कि जो कैंडिडेट है वो IUD के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं, डू यू स्मोक, do you have hypertension, do you often do have sex, and are you in a monogamous relationship? So ऐसे क्लाइंट्स को हम जब क्वेश्चन करते हैं IUD की कॉम्पिटेंसी देखने होते हैं तो हम उनसे पूछते हैं are you in a monogamous relationship? So इससे हमें पता चल जाता है कि जो पेशेंट है वो कहीं IUD के लिए देखो, जब भी कोई हमारे पास क्लाइंट आता है IUD की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो पहली बात तो हम उसमें रूल्स होते हैं कि तुम किस किस को वो प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से ही IUD की इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है। मोनोगोमस पर्सन अ रिलेशन विच ओनली वन पार्टनर एट द टाइम रेदर देन मल्टीपल पार्टनर्स, मतलब कि IUDs कि उनसे हम ये पूछते हैं कि इस टाइम आप रिलेशनशिप में हो ओनली विद द वन पर्सन और डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनस। तो इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि उसको IUD की नीड है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स डेवलप्स अ टीचिंग प्लान फॉर अ क्लाइंट न्यूली डायग्नोज्ड विद पार्किंसंस डिसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक द नर्स प्लान्स टू डिस्कस इन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन क्या है, एक नर्स है डेवलप कर रही है टीचिंग प्लान जो कि न्यूली डायग्नोज हुआ है क्लाइंट पार्किंसंस डिसीज से। तो ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नर्स प्लान करेगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। मेंटेनिंग अ बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट, एनहांसिंग द इम्यून सिस्टम, मेंटेनिंग अ सेफ एनवायरनमेंट, एंगेजिंग इन डाइवर्जनल थेरेपी। सो अगर आपने पार्किंसंस डिसीज के बारे में पढ़ा है और अपने प्रीवियस ईयर के प्रीवियस वीडियोज़ के क्वेश्चंस में मैंने आपको बता रखा है पार्किंसंस डिसीज़ क्या होती है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैमर्स आते हैं। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है पेशेंट के लिए कि उसका जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल सेफ रहे, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में है। फर्स्ट प्रायोरिटी लिख लेना, पार्किंसंस की नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेंटेन करे उसके लिए सेफ इन्वायरमेंट, क्योंकि उस पेशेंट को ट्रैमर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड चलता है तो वो कहीं भी गिर सकता है, तो इसलिए उसके लिए सेफ इन्वायरमेंट रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी ग्रेविडा क्लाइंट एट 32 वीक gestation हैज एक्सपीरियंस्ड hemolytic disease of the newborn in a previous pregnancy. The nurse should prepare the client for frequent antibody titer evaluation obtained from which of the following. So देखो, एक मदर है जिसको हीमोलिटिक डिसीज़ हो गई थी प्रीवियस प्रेगनेंसी में, 32 वीक्स की गेस्टेशन में है, तो नर्स उसके लिए क्या प्रिपेयर करेगी जो कि फ्रीक्वेंटली एंटीबॉडीज़ को इवेल्युएशन करता रहे। सो ऑब्वियसली अगर हीमोलिटिक डिसीज़ है तो इट मीन्स उसके जो RBCs है डिस्ट्रक्शन हो रखी है पहले की प्रेगनेंसी में। सो हम कौन सा टेस्ट देखो करवाएंगे, प्लेसेंटल ब्लड से कराएंगे, एमनियोटिक से, फीटल ब्लड से, मैटरनल ब्लड से। सो देखो, ये क्वेश्चन अगर हीमोलिटिक डिसीज से है तो इट मीन्स RH इनकम्पैटिबिलिटी का क्वेश्चन है। मदर में भी पॉजिटिव होगी और जो उसका फीटस हुआ है वो नेगेटिव फैक्टर से होगा। सो हम RH इनकम्पैटिबिलिटी का टेस्ट कैसे करते हैं, मैटरनल ब्लड से देख के चेक करते हैं कि मैटरनल ब्लड जो है वो
पॉजिटिव नेगेटिव कौन से RH में बैठता है। सो इसका जो टायर है इवैल्यूएशन का किसके थ्रू होता है, मैटरनल ब्लड के थ्रू होता है। उसको लेके ही हमें पता चलता है कि फीटस कौन से ब्लड का है और मदर कौन से ग्रुप के ब्लड की है। सो इससे हम उसको रोक सकते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गोल ऑफ अ क्लाइंट केयर शुड टेक प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट डेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फॉर एग्जर्बेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इसमें से कौन सा गोल है जो कि प्रायोरिटी में रहेगा जब हम किसी एग्जर्बेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला पेशेंट है, मतलब उसके अल्सर्स हैं कोलन में। सो उसकी जो फर्स्ट डेज की हॉस्पिटलाइजेशन है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, प्रमोटिंग सेल्फ केयर एंड इंडिपेंडेंस, मैनेजिंग डायरिया, मेंटेनिंग एडुकेट न्यूट्रिशन, प्रमोटिंग रेस्ट एंड कंफर्ट। सो देखो अगर कोई पेशेंट फर्स्ट डे पे ही आ रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस से, तो सबसे ज़्यादा अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या देखने को मिलता है, परसिस्टेंट डायरिया। ठीक है, डायरिया से क्या होगा, अगर उसका हमने डायरिया मेंटेन नहीं किया, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा, हाइपोवोलेमिया में चले जाएगा, फ्लूइड लॉस मेजर में होगा, पेशेंट लेथार्जिक, फटीग, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसके आ जाएंगी, डिहाइड्रेशन। सो पहले ही दिन पे सबसे पहले हमें क्या मेंटेन करना पड़ेगा, उसका जो डायरिया है वो मैनेज करना पड़ेगा। ये हमारी देखो क्वेश्चंस में लिखा है, पहले तो क्वेश्चन में पढ़ लो, यहाँ पे फर्स्ट डे देने का कुछ ना कुछ तो मतलब होगा उसका, जिसने एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन लिखा है। दूसरा, प्रायोरिटी लिखा है। अगर उसने प्रायोरिटी लिखा है और फर्स्ट डे लिखा है तो फर्स्ट डे पे हमें सबसे ज़्यादा जो उसका साइन है और सिम्टम है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, दैट इज़ डायरिया। ठीक है, बाकी सब चीज़ें भी, एडुकेट न्यूट्रिशन भी देना है उसको, रेस्ट एंड कंफर्ट तो बाद में देंगे, दिस इज़ नॉट अ प्रायोरिटी, पर डायरिया उसका मेंटेन करना इज़ अ, मैनेज करना इज़ अ बहुत बड़ी प्रायोरिटी, क्योंकि फर्स्ट डे की बात हो रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इज कंप्लीटिंग अ हेल्थ असेसमेंट ऑफ 42 वीक ओल्ड फीमेल, ईयर ओल्ड फीमेल विद सस्पेक्टेड ग्रेव्स डिसीज। ठीक है, द नर्स शुड असेस दिस क्लाइंट फॉर, तो एक नर्स है, ठीक है, हेल्थ असेसमेंट ले रही है, 42 ईयर्स की ओल्ड फीमेल है, उसको ग्रेव्स डिसीज़ हुई है, तो उसके लिए क्या वो असेस करेगी। सो ग्रेव डिसीज़ किससे होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म। मेरे बोलने से पहले आपके मुंह से निकलना चाहिए कि हाइपरथायरॉयडिज्म से होती है। तो क्या चीज़ असेस करेंगे, एनोरेक्सिया, टेकिकार्डिया, वेट गेन, कोल्ड स्किन। सो देखो ग्रेव डिसीज़ वाले में हम क्या असेस करेंगे, टेकिकार्डिया। अब टेकिकार्डिया कैसे असेस करेंगे, देखो टेकिकार्डिया, ग्रेव्स डिसीज़ किससे रिलेटेड है, हाइपरथायरॉयडिज्म। मैंने हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको अच्छे से बताया था कि हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म रेट कम होता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो मोटा होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से उसका जो वेट है वो लूज़ होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। सो इसमें क्या होगा, जब हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा, हीट भी बॉडी में इंक्रीज होगी, जिसको उस पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया, स्वेटिंग देखने को मिलेगी। उससे जो हॉट इन्वायरमेंट है वो बॉदर नहीं हो पाएगा। ठीक है, वेट गेन नहीं देखने को मिलता है, वेट लूज देखने को मिलता है, उसकी हॉट स्किन देखने को मिलती है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म जो है उसका फास्ट रहता है। एनोरेक्सिया नहीं देखने को मिलता है, एपेटाइट ज़्यादा देखने को मिलता है उस पेशेंट में, बट उस पेशेंट में टैकीकार्डिया में असेस करेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट एंड हीट प्रोडक्शन। सो ऐसे ही क्वेश्चन आपको उन पीडीएफ्स में मिलेंगे। अगर आपको आंसर विद रैशनल चाहिए तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं, ओनली इन 199 गोल्डन पॉइंटर्स बाय कर सकते हैं, जो कि ओनली 99 रुपीज़ के हैं। और अगर इन दोनों को आप साथ में लेते हैं तो 249 में आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, विद उसके साथ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है BFUHS के, उनके नोट्स भी मिलेंगे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, मेरे खुद के सेल्फ मेड, जिससे हमेशा 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। BFUHS के बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार है उन टॉपिक से, उनसे क्वेश्चन वो हर पेपर में डालता है उनके नोट्स। सो आप मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली 249 में। आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक जो है आपको दे दूँगी, वहाँ से आके आप मेरे से बाय कर सकते हैं। उनको फ़ोटो स्टेट करवा लीजिए, आप उनसे अपनी स्टडी को और इम्प्रूव करिए। So next, when conducting a health history with the female client with thyrotoxicosis, the nurse should ask what will the following change in the menstrual cycle. So देखो, जब भी किसी को थायरोटॉक्सिकोसिस होता है, क्यों होता है, थायरो की टॉक्सिसिटी होगी, मतलब थायरोटॉक्सिकोसिस मतलब थायराइड हार्मोन्स की टॉक्सिसिटी, मतलब टॉक्सिसिटी कब होती है, जब कोई चीज़ इंक्रीज होती है। सो थायरोटॉक्सिसिटी भी हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में देखी जाती है। तो इन पेशेंट्स में क्या देखा जाता है, मेंस्ट्रुअल में डिस्मेनोरिया, मेट्रोजिया या फिर ओलिगोमेनोरिया या फिर मेनोरेजिया। सो इन पेशेंट्स में क्या देखा जाता है, ओलिगोमेनोरिया, क्या डिक्रीज इन
जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत कम हो जाता है, ब्लीडिंग बहुत कम हो जाती है, ठीक है। सो इन पेशेंट्स में ओलिगोमिनोरिया देखा जाता है, ये इसका साइन है। सो इसके साइंस एक बार आप पढ़ लेना हाइपो एंड हाइपो के, ठीक है, जैसे मैंने समझा रखे हैं वैसे ही याद करना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी इंस्ट्रक्शंस वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू गिव अ क्लाइंट हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। सो ऐसी कौन सी डाइटरी इंस्ट्रक्शंस है जो कि नर्स अप्रोप्रिएटली क्लाइंट को देगी जो कि एक्यूट पेनक्रेटाइटिस से रिकवर कर रहा है? अवॉइड क्रैश डाइट, रिस्ट्रिक्ट कार्बोहाइड्रेट इनटेक, ईट 6 मील्स अ डे, डिक्रीज सोडियम इन द डाइट। सो ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि क्रैश डाइट नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? देखो, जो क्रैश डाइट में क्या होता है, प्रोटीन, फैट सब कुछ मिक्स होता है, और अगर वो पैनक्रेटाइटिस से इम्प्रूव कर रहा है तो पैनक्रियाज जो है वो प्रोटीन एंड फैट की मेटाबॉलिज्म में बहुत इन्फेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी जो स्टिमुलेशन है इंक्रीज हो जाती है और वो पैनक्रेटाइटिस से हील नहीं हो पाता। तो हम उसको कहेंगे कि क्रैश डाइट जो है वो अवॉइड करनी है। कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक ज़्यादा करते हैं क्योंकि कार्ब्स का मेटाबॉलिज्म पैनक्रियाज इतना हेल्प नहीं करता, ठीक है। 6 मील्स भी ओके है क्योंकि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट लेगा तो सही रहेगा। सोडियम डिक्रीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल इंटेक जो है वो सोडियम का रखना ही रखना है। सो उसे क्रैश डाइट के लिए मना करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पैनक्रेटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट्स आर ऑर्डर्ड फॉर द क्लाइंट विद क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, व्हेन शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक देम टू ऑब्टेन द मोस्ट थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो एक पैनक्रेटिक एंजाइम्स है, उसकी रिप्लेसमेंट चल रही है उस किस पेशेंट को जिसको क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है, तो नर्स उसे क्या इंस्ट्रक्ट करेगी कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट टाइम कब है इसको लेने का। 3 टाइम्स डेली बिटवीन द मील्स लेना है, या फिर विद ईच मील एंड स्नैक्स लेना है, या फिर इन द मॉर्निंग एट द बेड टाइम, या फिर एवरी 4 आवर एट द स्पेसिफिक टाइम। सो क्या होता है पैनक्रेटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट्स, पैनक्रेटिक एंजाइम्स किनको नीड पड़ती है, जिनके जो पैनक्रियाज के टिश्यूज़ हैं वही रिलीज करते हैं ना पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, वो अब उसको पेशेंट को पैनक्रेटाइटिस है, उसके टिश्यूज़ में इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है, तो वो तो रिलीज़ करेंगे ही नहीं, तो उसको रिप्लेसमेंट में वो दिए जाते हैं। सो इनको कब देने को मिलता है, ऐसे खाली पेट नहीं लेते, इनको विद द मील एंड स्नैक्स लेते हैं ताकि वो अकेले जाके वहाँ पे क्या करें, अच्छे से मेटाबोलाइज हो जाए विद द फूड, मतलब उनका जो यूज़ है वो विद द फूड ही होगा ना, क्योंकि एंजाइम्स क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं फूड की। तो जब वो फूड लेगा तब ही एंजाइम्स लेते हैं विद ईच मील एंड स्नैक्स, ताकि जब वो फूड ले तो उस एंजाइम्स वहाँ पे प्रेजेंट हो और वो फूड जो है वो अच्छे से मेटाबोलाइज हो जाए। आगे पीछे लेने से क्या होगा, वो एंजाइम्स जो है वो यूज़ नहीं होंगे और फूड के टाइम पे वो प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इसलिए विद द मील उनको लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स शुड असेस अ क्लाइंट विद एडिसन्स डिसीज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक पेशेंट को एडिसन्स डिसीज है, उसको कौन सी फॉलोइंग असेसमेंट के लिए देखेंगे, वेट गेन, हंगर, लेथार्जिक, मसल स्पाज्म। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि कौन सी हम असेसमेंट के लिए इस क्लाइंट को देखेंगे जिसको एडिसन्स डिसीज़ है। सो जो एंडोक्राइन सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम BFHS के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलो तो इसको अच्छे से करना। सो आज के लिए इतने क्वेश्चंस हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको नॉलेज मिली हो। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैंने जो कल क्वेश्चन कराया था उसका आंसर था जो हम चेक करेंगे फॉर द रेफर्ड पेन, क्योंकि पेन असेसमेंट सबसे पहले की जाती है। सो अगर PDF एंड गोल्डन पॉइंटर्स आपको बाय करने हैं तो कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे से टेलीग्राम पे आके ले सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छे से पढ़ाई करिए, अगर आपको टाइम मिल रहा है, इट्स अ गोल्डन पीरियड टू डू बेसिक, ठीक है, बेसिक क्लियर करिए अपना ताकि आप जो पेपर है इस बार क्लियर कर पाएँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, रोज़ 3 बजे ही BFHS की वीडियो आती है। एंड ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क, बाय।